शुरुआत तो थोड़ी वीक या मिली-जुली थी, लेकिन धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि पिकअप करते हुए नज़र आ रही है। तो बाज़ार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? ज़रा ये समझते हैं। बजट में आपको किस तरह से प्लान करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ये भी समझेंगे और एक दिग्गज एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी, व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष पी सुमैया। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आशीष जी, बाजार में हम देख रहे हैं कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है और थोड़ा सा लोग कॉशियस हैं कि आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक हैंगओवर रहता ही है और लंबा समय बीत गया। एफआईज लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग स्प्री पर हैं। आप बाजार में सर किस तरह से गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को? क्या कॉशियस रहने की जरूरत है या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब यहां से फ्यूचर जो है काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म वाला रहने वाला है? अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कॉशियस रहने का ही माहौल है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5 साल से डोमेस्टिक कंडीशंस जब से सरकार बनी है और उसके बाद अगर आप सरकार की जो नीतियां देखें, अगर आप आरबीआई की पॉलिसी देखें, अगर आप इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, तो डोमेस्टिक सिनेरियो जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आइडियल है, लेकिन पिछले ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि भाई 1.5 साल से निफ्टी मोर और लेस सेम लेवल पे है। स्मॉल एंड मिड कैप में तो एक्चुअली करेक्शन देखने को मिला है हमको। तो 1.5 साल से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि भाई मार्केट तो करेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ डोमेस्टिक फंडामेंटल्स जो हैं या डोमेस्टिक मैक्रो जो है वो तो इम्प्रूव हुआ है। और बाहर का जो माहौल है वो हमारे मार्केट को ऊपर जाने से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि बाहर के माहौल में अब देखें तो लोगों को, जैसा आपने बताया, जियोपॉलिटिक्स की भी चिंता है। यूएस की आर्थिक व्यवस्था, यूएस की मार्केट, अब एआई के ऊपर सवालिया निशान उठने लग गए हैं। एआई कंपनीज के नतीजों के ऊपर कल काफी चर्चा हुई है। और उसके अलावा यूएस जिस तरीके से, यूएस का जो आप जिसको बोल सकते हैं कि भाई जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ, ये सब चीज़ों की ये सब चीज़ें चिंताजनक हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि सडनली कुछ इसमें इमीडिएटली चेंज हो पाए, ऐसा कोई नज़र में आ नहीं रहा है। तो डेफिनेटली कॉशियस रहने का ही वक्त है ये। और जब जब तक कहीं ना कहीं पे यूएस का मार्केट, यूएस की इकोनॉमी, और फिर साल के अंत में यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस भी आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय मार्केट इसी तरीके से रहेगा। सस्ता हो चला है और सस्ता होगा शायद, डोमेस्टिक कंडीशंस की वजह से नहीं, लेकिन बाहर के माहौल की वजह से। आशीष सर, रुपया कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि 5% का फॉल आया, वीकेस्ट एशियन करेंसी रहा। इस साल भी फॉल रुक नहीं रहा है और लगभग लगभग 92 रुपए के भाव हैं $1 के। और ये तो निश्चित तौर पर एफआईज तो परेशान होंगे ही, क्योंकि उनके पैसे तो बने ही नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है सर, कितना बड़ा कंसर्न है और एफआईज की सोच यहां से आगे क्या रहने वाली है इंडियन मार्केट को लेकर? एक्चुअली जो भी चीज़ें मैं आपको जैसे बयान कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डोमेस्टिक मैक्रोज इम्प्रूव हुए हैं, या अगर आप जैसे कहें कि भाई जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस भी इंडिया का रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में, तो ये बात आपकी सही है कि भाई अगर हमारा मार्केट अट्रैक्टिव भी होता है, तब भी जिस तरीके से रुपया स्लिप करता जा रहा है, वो एफआईआईज के लिए ज़रूर एक चैलेंजिंग माहौल बनाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई एंट्री लेता है और फिर रुपया एक दो रुपया डॉलर पे अगर गिरता है, तो उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव आता है और जो एंट्री ले रहे हैं उसमें भी रिटर्न नेगेटिव बनता है। तो जब रुपया नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंतजार करेंगे लोग। लेकिन जो ही रुपया स्थिर होता है या अपना ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज करता है, तो फिर वो वहां से रिटर्न्स में जोड़ने लगता है। तो वहां से शायद कॉन्फिडेंस बनता है। और रुपए की जहां तक बात है, इसके ऊपर काफी लोगों ने रिसर्च किया है, काफी इस पे चर्चा भी हुई है। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भाई केवल डोमेस्टिक कंडीशंस का इसमें कोई रोल है। अगर आप देखें, जैसे ट्रेड डील से बात हो रही थी, फिर कैपिटल आउटफ्लोज जो हमने देखे हैं, उसकी वजह से भी एक तनाव बन सकता है। बट मुझे कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि बाहर का जो माहौल है, यूएस की जब हम बात करते हैं, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टेम्पररी फेज है। और अल्टीमेटली अगर हम 6-9 महीने बाद देखें या इवन एक एक तिमाही के बाद देखें, तो रुपये में स्टेबिलिटी और फिर एक तरीके से इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है।
अब ये 3 महीने 6 महीने या 2 महीने बताना मुश्किल है, बट अगर हम 1 साल के बाद मिले या 18 महीने के बाद मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि रुपया जहाँ पे है वहाँ से काफी पॉजिटिव लेवल पे देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब जहाँ तक एफआईआईएस की बात है, तो एफआईआईएस भी ऑफ कोर्स सब रिलेटिव एनालिसिस और रिलेटिव रिटर्न देखते हैं। पिछले साल एआई की काफी भारी रैली रही, तो इंडिया से रीएलोकेशन हो सकता है चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, या अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स देखें तो यूएस में पैसा गया है, ऐसा हो सकता है जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये ट्रेड जो है ये रिवर्स होगा। ऑलरेडी इसके ऊपर सवालिया निशान उठने लग गया है, इस तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक एफआई फ्लो नेगेटिव रहेगा या बहुत ज़्यादा समय तक रुपया फिसलते रहेगा। अल्टीमेटली 1 तिमाही 2 तिमाही की बात है, अल्टीमेटली ये रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। आशीष सर, बजट को लेकर आपसे व्यू चाहिए सर। बजट में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अलोकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा ना बढ़े, कैपेक्स हो सकता है कि 15-20% 25% बढ़ जाए, लेकिन सरकार इस बार रिफॉर्म्स पे फोकस करने वाली है ज़्यादा। अब ये मार्केट के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीर होती होगी, इकोनॉमी के एज अ होल सोचती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स मेजर लिए जाएंगे जो बाजार के हित में होंगे और निवेशकों को पसंद आएंगे? क्या आप ऐसी को उम्मीद करके चल रहे हैं सर? आई थिंक दैट जैसे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखें तो इसमें दो चीजें समझ सकते हैं इसमें से, अगर आप देखें उसको तो पहली बात यह है कि भाई जो फॉरेन कैपिटल है उसके ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो या डिपेंडेंस है वो कहीं अचानक खत्म नहीं होने वाली है। फॉरेन कैपिटल पे हमारी डिपेंडेंस है और रहेगी। और दूसरी चीज ये भी उसमें बताई गई है कि भाई जो फिक्स्ड इनकम है या डिपॉजिट्स हैं, तो फिक्स्ड इनकम जो है क्या हुआ है कि पिछले 10-15 साल में, जैसे हमारे काफी दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, लेट 90s में 1998-99 में जब मैंने शुरुआत किया अपना करियर, तो रिजर्व बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स इशू करती थी। तब का जो रेट था वो 11% टैक्स फ्री होता था अभिषेक जी। और तब का जो समय है, समझो कि पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने पे 10% मिल रहा है, बैंकों में पैसा जमा करने में 10-11% मिल रहा है, बड़ी बड़ी जो एनबीएफसी ब्लू चिप जिसको आज भी हम बोलते हैं, वो 16-17% में पैसा बोरो कर रही है। तो अब देखिए यहाँ, अब हम यहाँ पे आ गए कि यहाँ पे टैक्स फ्री नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और रिस्क फ्री रेट जो है वो 6-6.5% पे आ गया, बैंकों के रेट 5-6% पे आ गए। तो ये बढ़िया बात है कि स्ट्रक्चरली इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं और टैक्सेस भी काफी बढ़ गए हैं, तो कुल मिला के जो हमारा कैपिटल मार्केट का डिजिटाइजेशन है, जो हमारा डेमोग्राफी का एज प्रोफाइल है, जो हमारे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ फिक्स्ड इनकम है। तो आई थिंक इसलिए उसमें चर्चा हुई है कि फिक्स्ड इनकम को किस तरीके से थोड़ा उसकी अट्रैक्टिवनेस बनाई जाए, बरकरार रखा जाए। तो इसके ऊपर भी तो ये दो चीजें देखने को मिलती है इकोनॉमिक सर्वे में, और इस पे शायद कुछ काम हो भी सकता है। जहां तक कैपिटल मार्केट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोगों के कैपिटल मार्केट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो डिविडेंड टैक्स है, दूसरा आप देखिए कैपिटल गेन्स है, और तीसरा एसटीटी। तो कैपिटल गेन्स हटाने के बाद एसटीटी लगाया गया था। अब पिछले थोड़े समय का ये सिनारियो है कि एसटीटी भी बढ़ रहा है, कैपिटल गेन भी बढ़ रहा है, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी लग रहा है। और फिर तीसरी बात आप देखें, जैसे डिविडेंड, जो कंपनियां पोस्ट टैक्स प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है उसके बाद शेयर होल्डर के हाथ में फिर से पूरा उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये नंबर ऑफ टैक्सेस और टैक्स रेट्स जो खासकर कैपिटल मार्केट को एप्लीकेबल है, ये बढ़ते चले गए हैं पिछले थोड़े सालों में। तो एफआईआई फ्लो या मार्केट का सिनारियो ये देख करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसी को रियायत देने की भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो कहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव हैं, कहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि हमको तो फॉरेन कैपिटल चाहिए यहाँ पे। तो कहाँ हम कॉम्पिटिटिव है नहीं है उसका केवल विश्लेषण करके उस पर काम करना जरूरी है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे आशीष आशीष जी। देखिए, लास्ट ईयर जो रहा है गोल्ड सिल्वर के लिहाज से बहुत ही कमाल का रहा। उसके पहले हमने देखा कि क्रिप्टो वगैरह में लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए। तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा? इक्विटी में अगर अंडर परफॉर्मेंस अगर इस साल भी रहती है, आपको लगता है कि लोगों का मतलब प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर?
अभिषेक की कुछ चीजें जरूर चेंज होती है, कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती है। एक चीज कभी चेंज नहीं होती है कि लोग हमेशा पिछले एक साल का रिटर्न देख करके अपना मूड बनाते हैं कि पैसा लगाना कहाँ है। तो वो तो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की काफी ट्रांसपेरेंटली मंथली डेटा छपती है, हम सब उसके ऊपर विश्लेषण और उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं। तो अभिषेक जी, आपने देखा होगा कि 2024 में सबसे ज्यादा पैसा सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स में जाता था। 2024 में गोल्ड और सिल्वर में कोई पैसा नहीं जाता था, लगभग आप समझिए कि नेग्लिजिबल अमाउंट। आज हम आ जाइए दिसंबर 2025 वगैरह के माहौल में, आप देखिए तो सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स का नेट इनफ्लो करीब करीब जीरो की तरफ जा रहा है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला के मेरे ख्याल में 20,000 करोड़ के ऊपर का नेट फ्लो देखने को मिला हमको दिसंबर 2025 में। तो एक चीज तो कभी चेंज नहीं होती है कि पिछले एक साल में जहां पे रिटर्न बनता है वहां पे लोग पैसा लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, ये एक्चुअली बिल्कुल गलत तरीका है पैसा लगाने का, बट ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। दूसरी चीज तो ये कभी चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज चेंज जरूर होगी, चेंज जरूर होगी कि भाई हम हमेशा लोगों को बोलते हैं एसेट एलोकेशन करिए। उसके ऊपर जरूर लोगों को कुछ सीख मिली होगी पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में ये समझ में आ रहा है कि भाई कभी फिक्स्ड इनकम भी थोड़ा बहुत चला है, जब इंटरेस्ट रेट गिरे तो फिक्स्ड इनकम में रिटर्न बना, थोड़े समय के लिए इक्विटी में रिटर्न बना, और अब पिछले 1.5 साल से ये माहौल है कि काफी अनएक्सपेक्टेडली गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न बना है। तो काफी हर तरीके के, जैसे आप देखिए इंडिया में रिटर्न नहीं बना लेकिन इमर्जिंग मार्केट फंड्स में रिटर्न बना। अब ये सारे के सारे जो साधन है निवेश करने के लिए, सारे के सारे साधन अवेलेबल है, लेकिन बात यही है कि जहां पे रिसेंटली रिटर्न जहां बना है जी। वहीं पे लोग अपना मूड बनाते हैं। नहीं, सही बात है सर। कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इसको लेकर लोगों का भरोसा कम नहीं होगा। हो सकता है कि रूट बदल जाए। एक हमारे सहयोगी ने डेटा शेयर किया है मुझसे कि 10 साल पहले म्यूचुअल फंड के जरिए 4% लोग इन्वेस्ट करते थे, उनकी संख्या बढ़ के 2025 में हो गई है 9% पर। तो ये दिखाती है कि हाँ, लोग मिच्योर हो रहे हैं और इक्विटी में हैं, बट वो डायरेक्ट ना होके आप लोगों की मदद लेके आपके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो पैसे लगा रहे हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो को यहीं पर समेटने का समय हो गया है। निफ्टी है करीब करीब 140 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 150 अंकों की गिरावट वहां पर भी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर कोई ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, अच्छी है, बल्कि 1500 शेयर ऊपर हैं और करीब 1250 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स जरूर थोड़ा सा ऊपर है, एलिवेटेड है, 13.8 का इंडिया विक्स है, 3.25% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। और आज मेटल में अक्रॉस द बोर्ड आज हम सेलिंग देख रहे हैं, और मेटल के अलावा आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद मिड कैप शेयरों की बातचीत करेंगे विस्तार से मिड कैप मसाला में। नमस्कार।